एक्स एंटे, जहां पे हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया है ना, हाँ, एक्स एंटे सेविंग और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डेफिनेशन एक बार देख लेंगे कि एक्स एंटे इट रेफर टू डिजायर्ड सेविंग और द प्लान सेविंग। क्या है? डिजायर्ड सेविंग या प्लान सेविंग जो फ्यूचर में करने वाले हैं। अभी जब हम लोग जो ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें भी आपको जब पिछले चैप्टर में एडी और एएस की डेफिनेशन बताई गई थी, तब भी बताया गया था कि कभी भी एक्चुअल एडी या एक्चुअल सप्लाई की बात नहीं होती है। यहां पर डिजायर्ड एडी और डिजायर्ड सप्लाई की बात होती है, जो फ्यूचर में करने वाले हैं हम, ठीक है। और इसको हम कहते हैं एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1 ईयर, दीज आर द सेविंग विच पीपल इंटेंड टू मेक इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1 ईयर। इंटेंड टू मेक मतलब वो करेंगे, वो सोच रहे हैं, वो विचार कर रहे हैं कि फ्यूचर में वो करेंगे 1 साल के अंतर्गत में। समझ में आई बात? इसे कहते हैं क्या? एक्स एंटे सेविंग एंड एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्लियर हो गया आपको। एक्स एंटे मतलब एक वर्ड है, नाम है एक तरीके का, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये है कि मतलब जो सेविंग है ना, वो इकोनॉमी के अंदर पब्लिक जो है वो डिजायर्ड कर रही है, मतलब इच्छा कर रही है, विचार कर रही है फ्यूचर में करने की। जबकि आपका एक्स पोस्ट सेविंग जो है या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, या फिर हाँ एक्स पोस्ट सेविंग या एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में सेविंग कितनी है। एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब क्या है कि एक्चुअल में सेविंग कितनी है या इस समय पे इन्वेस्टमेंट कितनी है 1 साल के अंतर्गत। तो एक्चुअल वाली अगर है तो क्या है, वो एक्स पोस्ट कहलाती है। पर अगर डिजायर्ड है, जो फ्यूचर में करने वाले हैं, उसको एक्स एंटे कहलाते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? हाँ, वर्ड याद रखना बस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्चुअल सेविंग जो है, एक्चुअल में कितनी की हुई है सेविंग या कितनी की हुई है इन्वेस्टमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट जीडीपी और इक्विलिब्रियम इनकम। भाई हम अब बात कर रहे हैं कि ऐसी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके कि आपका जो इकोनॉमी है वो कौन सी सिचुएशन में जाकर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाता है, ठीक है जी। तो पहले हम लोग अप्रोच देखेंगे एएस इक्वल टू एडी, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड वाले अप्रोच से जो है हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन को पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन आता है आपके पास कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझाइए, ठीक है, और अप्रोच भी लिख करके आता है कि एडीएस के अप्रोच से समझाइए। तो आपने क्या करना है, पहले तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखनी है कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन वो होती है जहां ऐसी सिचुएशन है जब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड जो है दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन लिखोगे, एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखोगे, क्या लिखोगे ना। उसके बाद आप आ जाओगे क्या, दोनों को मिला करके एक ग्राफ तैयार करेंगे, और उस ग्राफ को मैं सीधे समझाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई भी बता चुका हूं, एग्रीगेट डिमांड भी बता चुका हूं, ठीक है। देखिए जी, जो आपका इनकम होता है, पहले वो बता देता हूं, एग्रीगेट सप्लाई ये आपका एएस या वाई एक ही बात है ना। तो एएस इज इक्वल टू वाई, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके का ग्राफ बनता है आपका एग्रीगेट सप्लाई का, और ये हमेशा 45 डिग्री पर चलता है। पिछले क्लास में बहुत बहस हुई थी इस बात के ऊपर कि 45 पे क्यों चलता है, ये कह रही थी नहीं चलता है, मैं कह रहा था चलता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि एग्रीगेट सप्लाई और जो है यहाँ पे आप आउटपुट लिखते हो नीचे की तरफ, हाँ नीचे आउटपुट है आपका, ठीक है, या जीडीपी लिख सकते हो, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर जो है आपका इनकम लिखा जाता है। और क्या होता है कि मैंने ये कहा अच्छा, यहाँ पे आउटपुट और इनकम दोनों है, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई लिखा जाता है, ठीक है, दोनों है, यहाँ पे दोनों आता है, ठीक है। तो आउटपुट और एग्रीगेट सप्लाई जो है दोनों जो है सेम ही चीज है। मैं कहूं कि 20,000 की सप्लाई हुई है और मैं कहूं 20,000 की इनकम हुई है, एक ही बात है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि सप्लाई ही इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। सप्लाई जो माल बनता है वही बिकता है, तो वो इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से जब चीज दोनों बराबर रेट से चलेगा तो क्या होगा, 45 डिग्री के एंगल पे लाइन जाएगी। समझ में आई बात, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका एडी बता दिया,
वो एस बता दिया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब एडी के बारे में बात कर लेते हैं। एडी के बारे में जो है आपका इसके अंदर एक ये आपका एएस या फिर वाई होता था, और इसको थोड़ा सा ऊपर से कट करके ऐसे जाता था, ये एडी होता था, हाँ एडी, जिसमें कि ये वाला हिस्सा ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता था, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो याद रहे हमारे सिलेबस के अंदर इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट माना हुआ है, क्या कांस्टेंट। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ये भी, ठीक है। तो जैसे ही ये कांस्टेंट होता है इस तरीके से ये आई जो है वो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है, इसको और इसको आप मिलाते हो तो ये वाली लाइन थोड़ा सा ऊपर खिसक करके नई लाइन खिंच जाती है, जिसे एडी 1 कह सकते हो, या फिर ये एडी जो है वो सी प्लस आई है, और ये सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई भी कह सकते हो, या फिर सी प्लस आई, अगर यहाँ आई नहीं है तो यहाँ पे आई लगा दोगे। समझ में आई बात, इन्वेस्टमेंट और हो गई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये तीनों सेपरेट सेपरेट हम लोगों ने पढ़ लिए, ठीक है। अब मिला के पढ़ते हैं। अब जरा टेबुलर प्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। y है बच्चे, ठीक है, उसके बाद c है और i है, तीनों का डाटा एक साथ उतार लेते हैं, है ना। तो y का 0 लेवल, फिर 20 40 60 80 100, ठीक है। c बताएं, 30 गधे 30 40 10 का डिफरेंस है, 70 80 90 100। इन्वेस्टमेंट 10 है ना, 20 का है, 20 है। अब टाइट करके लगा दो भाई उसको, ठीक है। हाँ, तो एडी निकाल लेते हैं, सी प्लस आई बनेगा 50 60 70। ये तो मुझे भी आता है, कॉमन सेंस खत्म हुई है क्या बिल्कुल ही। डंडा दियो जरा, बताऊं मैं तुमको, गाँव में कर रखे। हाँ देखें जी, तो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे इसका, तो मैं रफली ग्राफ बनाऊंगा, कोई बात नहीं। ये होता है आपका 45 डिग्री, y इक्वल टू एस, या ओ और एस लिख देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर से एक लाइन कट करेगी इस तरीके से, ये एडी सी प्लस आई, ठीक है ना, और एक और लाइन कट करेगी तो एडी 1 एडी 1, ठीक है जी, इस तरीके से। हाँ हाँ, ये पैरेलल लाइन चलती है, इस लाइन की ये पैरेलल चलती है, ठीक है। अब जरा समझेंगे, देखो इनकम के 0 लेवल पे कंजप्शन जो था वो 30 था, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, और इसके वजह से ये गैप के साथ जो है आपका एडी चला, ठीक है। ये एडी जो है वो देखो, इनकम जब 0 थी तो इनकम यहां पर है, ठीक है। ये जो 45 वाली जो लाइन है ये इनकम लाइन है, ठीक है। तो ये यहां पर है, और कंजप्शन जो है वो 30 पे यूनिट पहले से ही था, तो 30 से यहां पे से चला, ठीक है। और इस तरीके से ये बढ़ता गया, एक लेवल आया जहां पे y इक्वल टू सी हो गया। कहां पर हो गया, यहां पर हो गया y इक्वल टू सी। देखिए जी, ये वाला जो है y इक्वल टू सी का कंडीशन है। वैसे तो हम इसी को इक्विवेलेंट कंडीशन कहते हैं, बट जब एडी के कंपोनेंट की बात होती है तो एडी के कंपोनेंट में 2 चीजें आती हैं, सी भी आता है और आई भी आता है, जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट वाली कंडीशन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, ठीक है। तो सी और आई दोनों आता था। जब आई इंक्लूड हो गया तो 20 ये भी इंक्लूड हो गया, तो अब मिसमैच हो गया, ये 80 हो गया और ये 60 हो गया। तो जरा देखिए कहां पर जाकर के मैच किया, यहां पे, ये देखो, ये और ये, है ना, 100 पे मैच कर गया। मतलब कहने का है कि इन्वेस्टमेंट के होने से इक्विवेलेंट होता तो है, थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है। मतलब पहले यहां पर था, जैसे ही इन्वेस्टमेंट हुई तो ये लाइन खिसक करके यहां बनी, जब ये लाइन यहां बनी तो इस लाइन ने यहां पे कट करा, और यहां पर कट गया तो ये आपका इक्विवेलेंट की कंडीशन आई नहीं। आ गई बात समझ में, ठीक है। AD intersect the line 45 AS at the point E so that the E is the point of the equilibrium where AS is equal to AD, ठीक है। कहां पर, यहां पर, ये जो है आपका AS is equal to AD हो रहा है। देखो AD ने यहां पे कट किया है,
आप इस वाली एडी का इक्विवेलेंट नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि इस वाली एडी में सिर्फ और सिर्फ सी है, ठीक है ना। जो ऊपर वाला एडी है उसके अंदर सी प्लस आई है, ठीक है ना। और जो आपने कॉन्सेप्ट अप्रोच पढ़ा था एडी इक्वल टू एस वाला, जिसमें एडी इक्वल टू क्या था? सी प्लस आई वाला था, समझे। तो यहां पे जो आपका यहां से ये O है और इससे अगर मैं लाइन खींच लेता हूं तो ये आपका L बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। और ये 100 लेवल पे है ना। तो ये जो OL जो है इज द इक्विवेलेंट जीडीपी इन द इकोनॉमी। नाउ व्हाट द प्रोड्यूसर विश टू प्रोड्यूस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द व्हाट द हाउसहोल्ड विश टू बाय इन द इकोनॉमी। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रोड्यूसर जितना बनाना चाहता है कंज्यूमर उतना ही खरीदना चाहता है। मतलब उसकी विश टू प्रोड्यूस और एक की विश टू डिमांड या फिर परचेज, ठीक है, दोनों जो है बराबर है। या फिर ये कह लो कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हैं। समझ में आई बात। ऐसी कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है उसके पास कोई भी स्टॉक बचा हुआ नहीं रहेगा। सारा का सारा माल जितना बनाएगा वो सारा बिक जाएगा, ना तो कम पड़ेगा और ना ही एक्स्ट्रा बचेगा। आई बात समझ में। All output is planned by the producer, purchased by the buyer in the economy. There are no unwanted or undesired stock with the producer. Unwanted stock बिल्कुल भी नहीं बचेगा प्रोड्यूसर के पास। समझ